सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडेज डेट इज 10th ऑफ जनवरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोग का ये लास्ट लेक्चर है, बिकॉज हम काफी कुछ कर चुके थे। हर सब पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने क्लास में कर लिए थे। आज जो हमारा मकसद होगा वो ये होगा कि हम लोग जो एडिशनल टॉपिक्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं और कुछ दूसरे चैप्टर में भी आते हैं उनको क्लियर करें आज हम लोग। और उसके लिए पूरा का पूरा ये लेक्चर हमने रखा है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो दूसरे टॉपिक से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स है पर क्वेश्चन आता है और इस टॉपिक में भी उसका रोल है। तो क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि आप चैप्टर्स कभी एक सिंगल चैप्टर से क्वेश्चन नहीं होता, कभी कभी मिक्स्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम लोग उन क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। उसमें आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है वो है थर्मल स्ट्रेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। ये थर्मल स्ट्रेस क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एक तरीके एग्जांपल देखो। हम सब जानते हैं कि आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो वो बॉडी क्या होती है, वो बॉडी फैलती है। बॉडी क्या होता है, एक्सपैंड करता है। तो उसी तरीके से मान लीजिए कोई रॉड ले लिए, कोई भी बॉडी ले लिए, अगर इसके हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस बॉडी के अंदर क्या होता है, एक एक्सपेंशन होता है। इस एक्सपेंशन को हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन में। लेकिन मैं आपको इस एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला बता देता हूं कि मान लीजिए अगर एक रॉड है जो किसी कोई भी एल लेंथ का एक रॉड है, ठीक है। पहले एल लेंथ का एक रॉड था और हमने क्या किया कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जब हम लोग, तो हम देखेंगे कि जो लेंथ एल था उसमें थोड़ा सा लेंथ का एडिशन हो गया और कितना हो गया, एल प्लस डेल्टा एल, यानी लेंथ क्या हो गया, इसका इंक्रीज कर गया। तो सवाल उठता है कि कितना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि चेंज इन लेंथ आखिर कितना हुआ। तो बच्चों चेंज इन लेंथ का ना एक फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू होता है इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर। आपका सवाल वाजिब है कि सर सबसे पहले तो अल्फा क्या होता है, ठीक है। अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो इसी वीक हम लोग दोबारा पढ़ेंगे जब हीट पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हम क्या समझाना चाहते थे अभी तक, जो मैंने समझाने की कोशिश की कि कोई भी एल लेंथ के बॉडी को अगर आप टेम्परेचर को रेज करोगे तो बॉडी क्या होगा, फैलने की कोशिश करेगा, एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। कितना एक्सपेंशन होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी। और अल्फा आपको दिया रहेगा हर जगह, ठीक है। अब होता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर हम चेंज होने ही ना दे तो क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले इतना लिख लो सब लोग, पहले सब लोग इतना लिख लो, ठीक है। मैं पहला इसमें थर्मल स्ट्रेस में जो सबसे पहला इसका पार्ट आता है वो आता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। आपको आपको 2 मिनट के बाद ये समझ में आ जाएगा कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, जिसको हम लोग अपने अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबको अगर समझ में आ गया तो बताओ, क्या सबको समझ में आ गया है? ये सिंपल, बॉडी को टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो एक्सपैंड होगा। एग्जांपल देता हूं इसका। क्या कभी देखा है गर्मी और ठंडे के दिनों में दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता? कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है? जस्ट जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कि दरवाजा ठीक से बंद और खुलता नहीं है ठंडे के दिनों में? गर्मी ठंडे दोनों में होता है ये। चलो भाई, ये तो सबने ऑब्जर्व किया। क्या होता है, क्या दिक्कत होती होगी? क्या ऐसा नहीं होता है क्या कि जो दरवाजे का जो साइज होता है उसमें कुछ चेंज आ जाता है? दरवाजे का साइज चेंज कैसे आ जाता है, क्या बदलाव होता है मौसम की वजह से? तो मौसम के चेंज की वजह से बदलता है टेम्परेचर। तो हर बॉडी का ये नेचर होता है कि बदलेगा टेम्परेचर तो बदलेगा उसका साइज। तो यहां भी टेम्परेचर बदला तो साइज बदला, ठीक है। बारिश के मौसम में भी होता है, बिल्कुल सही बात है। अनुष्का ने कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, बिल्कुल सही अनुष्का, बिल्कुल सही बात है। तो ये हर बॉडी का ये नेचर है कि टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका शेप भी चेंज होगा। अब बढ़ेगा घटेगा वो तो अगला चैप्टर बात करेंगे, ठीक है। कहाँ कब बढ़ेगा कब घटेगा।
तो मैंने आपको बताया कि एक बॉडी का ओरिजिनल नेचर है कि उसका साइज चेंज होगा ही होगा। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा इससे। हम समझ गए कि चीज आप लिख लो, सब कुछ लिखते चलो कॉपी में, बाद में लिखने का काम नहीं करना है अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ कि मान लो एक रॉड लिया हमने हमने क्या लिया, एक रॉड लिया। हमने एक रॉड लिया और रॉड को क्या कर दिया कि दो वॉल से फिक्स कर दिया। वॉल क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। रॉड को फिक्स कर दिया। अब ये रॉड पहले एल लेंथ का था। अब हमने क्या किया कि इसका टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये फैलना नहीं चाहेगा क्या? लेकिन ये दीवार इसको फैलने नहीं देगा। ठीक है काव्यांजलि, काव्यांजलि थोड़ा साथ साथ लिखो, ठीक से लिखो। बच्चों 10 सेकंड का टाइम दो, लास्ट स्लाइड लिख रहे हैं। ठीक है, नोट्स लिखते चलो। और यहाँ पे भी थोड़ा एक मेंटेन करना पड़ेगा, बट स्टिल मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का। जितना टाइम चाहिए आपको बोलो। ठीक, पहले इसको लिख लो फिर मैं आता हूँ। ये टॉपिक पूरा का पूरा ना ऑफ ट्रैक होगा। कुछ भी लिखना, सब कुछ अभी लिखना है, बात के लिए कुछ वेट मत करो। जी हो जाए तो जस्ट से यस, डन। ओके बच्चों, मैं बात कर रहा था कि हमने क्या किया कि हमने रॉड को ना रॉड के टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया और रॉड को दोनों तरफ फिक्स कर दिया। तो रॉड तो फैलना चाहेगा, पर फैल पाएगा क्या? क्या उसका लेंथ बढ़ पाएगा क्या? उसका लेंथ नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? कौन रोक दिया उसको? वॉल। तो जब ये फैलना चाहेगा तो क्या ये दीवार इसको कंप्रेस नहीं करेगा क्या? क्या दीवार दोनों तरफ से क्या कुछ फोर्स नहीं लगाएगा? जब वो फैलना चाहेगा और नहीं फैलने देगा तो दीवार दोनों तरफ से उस पर फोर्स लगाएगा, और इसी फोर्स की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है, विच इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो आपके मन में सवाल आता है कि आखिर अब थर्मल स्ट्रेस हो गया, लग गया, तो कितना होगा थर्मल स्ट्रेस? तो मैं तो ऐसे कहूंगा कि अच्छा अगर लेंथ बढ़ता तो कितना बढ़ता? डेल्टा एल इक्वल्स टू कितना बढ़ता? डेल्टा एल इक्वल्स हमने पढ़ा था एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर बढ़ता तो लेंथ इतना बढ़ता। तो क्या मैं ऐसा कहूं क्या कि डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू कितना है? अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर? इसको हम लोग कहते हैं थर्मल स्ट्रेन। याद करो, स्ट्रेन का फॉर्मूला याद आ रहा है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? थर्मल स्ट्रेन। ये मेरा हो गया थर्मल स्ट्रेन। ये हो गया थर्मल स्ट्रेन। इज इट क्लियर? थर्मल स्ट्रेन हो गया। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि थर्मल स्ट्रेस कितना होगा। अगर कोई पूछे मेरे से कि थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, तो थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस तो क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू क्या हो जाएगा? थर्मल स्ट्रेन हो जाएगा। थर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इक्वल्स क्या होता था? गामा। तो क्या इस हिसाब से हम नहीं कह सकते कि गामा इंटू कितना हो जाएगा? अल्फा डेल्टा टी। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है कि थर्मल स्ट्रेस जो होगा विच विल बी इक्वल टू गामा इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी? क्या सबको ये क्लियर है? थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला देखो, ये डिटेल में फिर पढ़ाएंगे आप। अभी इतना समझ में आया कि गामा कितना होता है, ये सिग्मा कितना हो रहा है? हो गया तो लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरा हो गया थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। एक टेम्परेचर के चेंज की वजह से किसी बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखने जाऊं, अगर लिख सकते हैं स्ट्रेस
developed in a body due to change in temperature. Due to change in temperature. अरिजीत ने पूछा है सर थर्मल स्ट्रेस का एक कॉमन एग्जांपल दे देता है। थर्मल स्ट्रेस का सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो अभी एक देखे हो क्या, टाइट पैकिंग देखे हो क्या, सील टाइट पैकिंग देखे हो क्या, एल्यूमिनियम की पैकिंग होती है या इवन स्टील की पैकिंग होती है, ठीक है। अगर आप गौर से देखना तो क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग एक बॉडी को क्या करते हैं कि बॉडी को पहले हम पूरी तरह कूल कर देते हैं और कूल करके हम उसको कंटेनर में फिल कर देते हैं। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है वो क्या हो जाता है, टाइट फिट हो जाता है। कई नट और बोल्ट भी थर्मल स्ट्रेस का फायदा उठाते हैं। हम किसी नट को क्या करें, कूल कर दें और कूल करके किसी उस होल में डाल दें और वो जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा वो क्या हो जाएगा, वो नट क्या हो जाएगा, टाइट पैक हो जाएगा। तो ये थर्मल स्ट्रेस का बहुत फायदा इंडस्ट्रीज में हम लोग उठाते हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में थर्मल स्ट्रेस आप बहुत जगह देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। रेल ट्रैक्स कैन बी गुड एग्जांपल है, ठीक है। रेल ट्रैक्स भी एग्जांपल है, रेल ट्रैक्स, लेकिन रेल ट्रैक्स को फिक्स रखते हैं हम लोग ताकि वो टेम्परेचर की चेंज की वजह से कोई असर उसमें नहीं हो, ठीक है। आई होप सबने लिख लिया होगा इसको, आई होप सबने लिख लिया होगा। मैं दो तीन बातें और इसमें बता देता हूं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। लेट्स सी बच्चों, एक बात तो तय हो गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, टेम्परेचर अगर घटाओगे अगर तो लेंथ छोटा होना चाहेगा, फिर नहीं होने देगा छोटा, फिर वो क्या करेगा, उसको होल्ड कर लेगा। तो इस बार स्ट्रेस क्या लगेगा, इधर लगेगा स्ट्रेस। यानी टेम्परेचर चेंज करोगे तो दोनों करोगे, बढ़ाओगे या घटाओगे, दोनों केस में थर्मल स्ट्रेस लगेगा। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला बहुत क्लियर है अपने पास, गामा इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक। अगर कोई पूछे कि थर्मल फोर्स कितना लगेगा तो क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस इंटू एरिया कह सकते हो, स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इस टॉपिक को एंड करता हूं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं, ठीक है। एक एल लेंथ का रॉड है, हमने एक तरफ से इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। और मान लीजिए हम इसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस लगेगा कि नहीं लगेगा। जितने लोगों को लगता है थर्मल स्ट्रेस लगेगा वो हैंड रेज करेंगे। पहले तो जितने लोग हैंड रेज कर रखे हैं उसको हटा लीजिए, बस सीम, अंजलि, अरिजीत हटा लो। जितने लोगों को लगता है कि थर्मल स्ट्रेस लगेगा वो हैंड रेज करेंगे। मैंने क्या बोला, एक एंड से फिक्स किया है, दोनों एंड से फिक्स नहीं किया है। जितने लोगों को भी लगेगा, लग रहा है कि थर्मल स्ट्रेस लगेगा, कैन रेज योर हैंड्स। बहुत लोगों को नहीं भी लग रहा है, चलो बढ़िया, ठीक है। अच्छा, नहीं लगने वालों में से किसी को उठाते हैं, नहीं लगने वाले में से किसी को लेते हैं और बात करते हैं श्रेया से। श्रेया, अनम्यूट कर रहा हूं आपको। श्रेया गो अहेड। जब मैं आपको अनम्यूट करूंगा आप अपने आप को खुद को वहां पे अनम्यूट कर सकते हो। अर्पिता सिंह ने हैंड रेस, सबने, काफी लोगों को लगता है कि चेंज होगा, ठीक है। एनीवन जिनको लगता है कि नहीं चेंज होगा, चलो जितने लोग को लगता है कि नहीं नहीं होगा थर्मल स्ट्रेस वो हैंड रेस करें। आप जितने लोग को लगता है थर्मल स्ट्रेस नहीं लगेगा वो हैंड रेस करें। यार अनम्यूट किया है श्रेया, बोलिए, लगेगा थर्मल स्ट्रेस। चलिए मंतशा, मंतशा अनम्यूट कर रहा हूं आपको, बोलो मंतशा, थर्मल स्ट्रेस लगेगा? यस सर, लगेगा। लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो फैल जाएगा, फैलेगा, लेंथ बढ़ेगा? यस सर, क्योंकि एक साइड तो सर है ना लगा हुआ। लेकिन लेंथ तो दूसरी साइड से पूरा बढ़ जाएगा ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ना है। तो अच्छा स्ट्रेस लगने के लिए कंडीशन याद है, दोनों तरफ से लगना चाहिए। यस सर।
तो क्या अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका लेंथ अपने आप एक्सपैंड नहीं कर जाएगा? सर करेगा। जब एक्सपैंड ही कर जाएगा तो स्ट्रेस क्यों लगेगा? बट सर अच्छा दोनों साइड से लगना चाहिए। लगना चाहिए, फोर्स दोनों तरफ यस से लगना सर। चाहिए। यस सर, नहीं मतलब नहीं लगेगा stress। बिल्कुल, याद रखिए इस केस में कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं लगेगा। थर्मल स्ट्रेस लगने का कंडीशन क्या है? भाई लेंथ के एक्सपेंशन को हमें रोकना पड़ेगा ना, एक्सपेंशन को या कॉन्ट्रैक्शन को। यहां तो रुक ही नहीं रहा, तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे नो थर्मल स्ट्रेस, नो थर्मल स्ट्रेस। चलो बच्चों एक काम करते हैं, एक सवाल करते हैं इस पे, एक क्वेश्चन करते हैं तभी समझ में आएगा अपने को। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? सिंपल फॉर्मूला थर्मल स्ट्रेस गामा अल्फा डेल्टा टी, देखते हैं सब लोग लगा पाते हैं कि नहीं इसको। ठीक है, हियर द क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा होगा, क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को लिख भी लो, कोई कोई जल्दी नहीं है। वी विल गिव यू सफिशिएंट टाइम, डोंट वरी। क्वेश्चन को ठीक से लिख लो, नोट्स पूरा क्लास के बाद कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है नोट्स लिखने के लिए वगैरह। क्वेश्चन है आपके पास, मैं इसके लिए एक पोल लॉन्च कर रहा हूं। क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन बहुत रद्दी सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है ये। मैंने एक पोल भी लॉन्च किया, जब हो जाए तो रिस्पॉन्ड ऑन दिस चैट, क्या होगा? और, और सब लोग एफर्ट लगाएं अपना। हम थर्मल स्ट्रेस एक बार और पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। गॉट फर्स्ट आंसर, पहला आंसर हमारे पास आया है, बट जल्दबाजी ना करें आप अपना सॉल्व करें। क्वेश्चन इजी है, जस्ट सॉल्व इट। यू कैन रिस्पॉन्स ऑन चैट एज वेल, हो जाए तो चैट में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो और पोल में भी कर सकते हो। We have got one response till yet. दो केस बना लो सीधा सीधा। You have got two response. Great.
One more. Last 1 minute बच्चों, रिस्पॉन्ड करिए. Alpha 1, Alpha 2. Okay, स्नेहा, you will get this. तो आप उसके बाद में लिख सकते हो उसको. Don't worry. Just try to focus in class. Simran and Riya ने hand raise किया है. So just अगर कोई डाउट है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज एक बार हैंड को नीचे कर दो, उसके बाद किसी को डाउट रहेगा तो मैं अनम्यूट करता हूँ. Still बच्चों, more response. We have got great, very good. They are getting response. Last 30 seconds. क्या राहुल अनम्यूट करूं आपको? जस्ट बोलो राहुल, हैव एनी डाउट कि हो गया? सर थर्मल एक्सपेंशन सर बता दीजिए. थर्मल एक्सपेंशन. अभी लेट आए हो क्या क्लास में भी राहुल? यस सर. पूरी राम कहानी खत्म हो गई राहुल. ठीक है, अब तुमको थोड़ा वीडियो का वेट करना पड़ेगा. बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करें. राहुल, मैंने बहुत सिंपल सी बात बताई है कि एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके लेंथ में इंक्रीज होता है. ठीक, एक इंक्रीज होता है, और इस इंक्रीज को अगर रोकेंगे तो एक बॉडी के अंदर क्या डेवलप होता है? थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है. अभी आप थर्मल स्ट्रेस के फॉर्मूले से ही काम चलाओ. थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है गामा इंटू अल्फा डेल्टा टी. तीनों चीजें समझो क्या है. गामा आपका है यंग्स मॉडुलस है. गामा है यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस मैं क्लास के लास्ट में आपको टाइम दूंगा राहुल वैसे. ठीक है. अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. और डेल्टा टी होता है राइज इन टेम्परेचर. चलो हम आगे बढ़ते हैं. एक बार कोई मौका दूंगा बाद में. इस क्वेश्चन में अभी तक मेरे पास जो रिस्पॉन्स आए हैं वो आए हैं 8. लास्ट 30 सेकेंड्स बच्चों, मैं पोल को अब डिस्क्लोज करूंगा. आप क्वेश्चन को देखो क्या है. दो रॉड्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2. यंग्स मॉडुलस है गामा 1 और गामा 2. rods are heated such that they undergo same increase in temperature, यानी डेल्टा टी दोनों का क्या है? सेम है. दोनों का डेल्टा टी सेम है, कोई बेंडिंग नहीं है. उसके बाद बोल रहा है कि दोनों में थर्मल स्ट्रेस भी सेम है. दोनों में थर्मल स्ट्रेस सेम है, यानी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2. इसका मतलब है कि गामा 1 अल्फा 1 डेल्टा टी must be equal to what? Gamma 2 alpha 2 delta t. Is it clear? अब आपके लिए यहां पे है कि आपका डेल्टा टी तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया. अब आपके पास क्या बचता है? गामा 1 बाई गामा 2 इज इक्वल टू अल्फा 2 बाई अल्फा 1. बोलो क्लियर है? अब अल्फा 2 बाई अल्फा 1 है तो अल्फा 2 बाई अल्फा 1 कितना हो जाएगा? 6 बाई 2. क्लियर है? इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3. ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा कोई. ठीक है, ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा. ऑप्शन विल बी व्हाट? 3:1. क्या आंसर आया था क्या इतना? कई लोग इसलिए रिप्लाई शायद नहीं कर पा रहे थे. क्या 3:1 आया किसी का? अच्छा, तो बोलना चाहिए ना कि मेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है इसमें, तो कोई नहीं, 3:1 होगा. सिंपल तरीका था. बोलो क्लियर है क्या? गामा 1 इक्वल्स टू गामा 1 बाई गामा 2 इक्वल्स टू अल्फा 2 बाई अल्फा 1.
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े? कोई नहीं आरजू? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसा चीज लेके आ रहा है जो आपको कई जगह फंसा सकता है। शायद इससे डायरेक्ट सवाल नहीं बनते हैं, इनडायरेक्टली ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक, इसीलिए इसको हम लोग चैप्टर के आखिरी दिन में पढ़ाते हैं। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा इसको, आई होप सबने इसको लिख लिया होगा। वी आर मूविंग अहेड बच्चों। हेडिंग आज का हमारा जो अगला टॉपिक है, सबसे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एनालॉजी ऑफ रॉड विद स्प्रिंग। एक रॉड और एक स्प्रिंग के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं। रॉड समझते हो, रॉड को खींचते हैं, रॉड का भी लेंथ बढ़ता है। स्प्रिंग को खींचते हो, स्प्रिंग में भी बढ़ता है। अगर अब एक स्प्रिंग की बात करूं तो आप जानते हो कि अगर एक स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसका लेंथ भी बढ़ता है। और फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू क्या होता है? समथिंग K इंटू एक्स होता है। क्लियर है क्या? जो हम फोर्स लगा रहे हैं विच इज इक्वल टू व्हाट? K इंटू एक्स। इज इट क्लियर? तो हम एक स्प्रिंग को जानते हैं कि स्प्रिंग में जब आप फोर्स लगाते हैं तो F इक्वल्स टू क्या होता है? K इंटू एक्स। तब एक रॉड कैसे बिहेव करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों याद करो, आप लोग को एक फॉर्मूला पता है, याद करो, डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ इंटू एल बाई ए गामा। क्या सबको ये फॉर्मूला याद है क्या? जस्ट रेज योर हैंड्स, क्या ये फॉर्मूला याद है सबको? डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या है? एफ एल बाई ए गामा। बोलो क्लियर है? तो इससे एक, बिल्कुल वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब इससे एक बात तो साबित हो गई कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल है। जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना डेल्टा एल ज्यादा होगा। तो F इक्वल्स टू क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या? A गामा बाई एल इंटू डेल्टा एल। कुछ नहीं, इन सबों को उठा के इधर लेके चले आए हैं। तो अब बच्चों क्या इससे ये क्लियर हो रहा है क्या कि ये जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल है? जो आप फोर्स लगा रहे हो, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा डेल्टा एल होगा, या जितना ज्यादा डेल्टा एल होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। ये तो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ही है। स्प्रिंग का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था? एक्स। बोलिए क्लियर है क्या? तो क्या एक रॉड भी एक स्प्रिंग की तरह बिहेव नहीं कर रहा है क्या? जितना ज्यादा एक्सटेंशन होगा उतना ज्यादा उसमें फोर्स लग रहा होगा। तो यहीं से अपना एक इक्वेशन आता है, F इक्वल्स टू, क्या हम लिख सकते हैं क्या? K इंटू डेल्टा एल। हम बात कर लिखेंगे के एफ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? K इंटू डेल्टा एल। अब ये K है क्या एक्चुअली? अगर इस रॉड को देखो तो इस रॉड के लिए K होता है A गामा बाई एल। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ए गामा बाई एल एक तरीके से रॉड का जो होता है वो होता है रॉड का स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ रॉड। अगर रॉड को भी तुम एक स्प्रिंग मान लो तो उस रॉड का जो के का वैल्यू होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू होगा, वो होगा ए गामा बाई एल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जल्दी लिखो सब लोग इसको, जल्दी लिखिए। मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। किया क्या हमने एक स्प्रिंग लिया, हमने बोला कि स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक बात। मैंने रॉड लिया, रॉड में देखा कि फोर्स भी रॉड में डेल्टा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक, तो मैंने रिलेशनशिप लिखा, तो उससे एक जो कांस्टेंट आया उसको हमने मान लिया क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द रॉड। जल्दी लिखो इसको, ए गामा बाई एल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसका फायदा हमको तुरंत मिलेगा अभी।
जस्ट लिख लो तो सही यस, अगर लिख लो तो सही यस ऑन चैट, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लिख चुके हो। वेरी गुड। तो इस जो चीजें हमने पढ़ी, इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला कि एक रॉड भी स्प्रिंग की तरह ही काम करता है। रॉड भी एक स्प्रिंग है, छोड़ोगे ये भी ओरिजिनल स्टेट गेन करेगा, स्प्रिंग को भी छोड़ोगे वो भी फिर से ओरिजिनल स्टेट गेन करेगा। तो रॉड और स्प्रिंग बिल्कुल एक तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। यही इस बात से प्रूव हुआ और कुछ नहीं, ठीक। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके सर, अब सवाल उठता है स्प्रिंग के बारे में। सवाल स्प्रिंग का लाया तो आपके मन में दिक्कत क्या आती है? आपको स्प्रिंग देख के बड़ा डर लगता है कि स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग कैसे काम करता है। तो मेरा कोशिश होगा कि एक बार स्प्रिंग को ही ना बता दिया जाए आपको ठीक से, ठीक है। तो बच्चों एक स्प्रिंग के बारे में हम जान लेते हैं कैसे बिहेव करता है। स्प्रिंग जान जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत अपने को नहीं रहेगी। मान लीजिए बच्चों की एक स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग में हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है। और मान लीजिए कि स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट से कुछ x मीटर आगे बढ़ गया, ठीक है, मान लीजिए आगे बढ़ गया। तो एक स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लग रहा है, जो अप्लाइड फोर्स है, इज इक्वल टू क्या होगा? k इंटू एक्स, ठीक। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि माइनस के एक्स होता है, तो याद रखिएगा कि स्प्रिंग के अंदर जो ये फोर्स लगेगा F, that will be equal to what? माइनस के इंटू एक्स। आपका अप्लाइड फोर्स के एक्स होगा, अंदर भी अपोजिट में क्या होगा? के एक्स होगा। इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। एक स्प्रिंग के बारे में अपने को इतनी जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है, कि उसके अंदर फोर्स कितना लगता है और उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितना लगता है। अब ड्यू टू एनालॉजी, अब ड्यू टू एनालॉजी की वजह से अगर मैं बोलूं, ड्यू टू एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। एनालॉजी की वजह से इन रॉड F इक्वल्स टू कितना हो रहा है? K इंटू डेल्टा L, वेयर K इक्वल्स टू कितना है? A गामा बाई L, K A गामा बाई L। इसको जल्दी से एक बार शॉर्ट में लिख लो, जल्दी से शॉर्ट में लिख लो। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, स्प्रिंग के बारे में बताया कि क्या होता है। लिख लिया? मुझे इसका जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो फायदेमंद होगा इसका। आई होप सबने लिख लिया होगा। चलो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कि मान लो एक स्प्रिंग के बारे में हम जान गए। अगर मान लीजिए कि आप कुछ स्प्रिंग को सीरीज में लगा दोगे तो क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको स्प्रिंग के लिहाज से भी और इस चैप्टर के लिहाज से भी। तो देखते हैं, मान लेते हैं बच्चों कि मेरे पास एक फिक्स्ड वॉल है और मैंने क्या किया, इसमें स्प्रिंग लगा दिया एक, और मैंने एक और स्प्रिंग लगा दिया, ठीक। मैंने दो स्प्रिंग्स लगा दिए। पहले वाले का मान लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K1 है और दूसरे वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K2
2 है, ठीक। और मान लीजिए कि आप इसमें एक फोर्स लगाओगे F, तो याद रखिएगा कि जब स्प्रिंग सीरीज में होगा तो दोनों स्प्रिंग्स में जो फोर्स रहेगा वो सेम रहेगा। फोर्स क्या रहेगा? दोनों में सेम ही लगेगा। फोर्स इज सेम। फोर्स तो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन क्या दोनों में एलोंगेशन भी सेम होगा? नहीं, एलोंगेशन विल बी क्या होगा? डिफरेंट। elongation will be different. क्या होगा? तो जब आप फोर्स को लगाएंगे तो क्या होगा कि मान लेंगे कि पूरा जो दोनों स्प्रिंग है मिला के x मीटर आगे बढ़ जाएगा, ठीक। x मीटर आगे बढ़ जाएगा, तो जो x मीटर बढ़ेगा तो आपका ये वाला स्प्रिंग बढ़ेगा x1 और ये वाला बढ़ेगा कितना? x2। तो इसे एक बात तो तय है कि जो टोटल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? दोनों का सम होगा x1 प्लस कितना होगा? x2। अब पहले वाले स्प्रिंग में x1 एक्सपेंड हो रहा है, दूसरे वाले स्प्रिंग में, ठीक है, दूसरे वाले स्प्रिंग में x2 शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो टोटल होगा वो क्या होगा? x इक्वल्स टू क्या होगा? x1 प्लस x2 होगा, दोनों का क्या होगा? सम होगा। अब मैं अगर देखूं कि पहले स्प्रिंग को देखते हैं, तो पहले स्प्रिंग में मान लेते हैं फोर्स F है। F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? K1 इंटू क्या लिख सकते हो? x1। तो इस लिहाज से अगर कोई बोलोगे तो x1 इक्वल्स टू कितना होगा? F बाई K1। सिमिलरली अगर आप दूसरे स्प्रिंग को देखोगे तो कितना होगा? F इक्वल्स टू कितना होगा? K2 इंटू क्या होगा? x2। तो इस लिहाज से क्या लिखोगे? x2 इक्वल्स टू कितना होगा? F बाई कितना हो जाएगा? K2। दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में दोनों का हमने निकाल लिया x1 x2। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि मान लीजिए याद करो कितने लोगों ने R इक्विवेलेंट याद है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस याद है क्या? क्लास 10 में पढ़ा था। क्लास 10 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा था क्या? कितने लोगों को याद है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? याद करो ना, सीरीज पैरेलल R1 R2 R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, पैरेलल में होता था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सब पढ़ा हुआ है, सब याद है, दिमाग में है, सब कंफ्यूज नहीं होना। तो अपने को चलो दिमाग में याद है कि अपने को सीरीज पैरेलल हमने पढ़ा था। तो क्या एक याद है क्या कि हम लोग इक्विवेलेंट लेते थे? इक्विवेलेंट में करते क्या थे? हम कहते थे कि काम करो, दोनों स्प्रिंग को उठा के फेंको बाहर और लगा दो एक स्प्रिंग। लगा दो क्या? लगा दो एक स्प्रिंग लगा दो, ठीक है, एक स्प्रिंग लगा दो। दोनों को उठा के बाहर फेंका हमने और एक स्प्रिंग लगा दिया। फोर्स भी सेम रखा और एक्सटेंशन भी सेम रखा, ठीक है। और इसका के ले लिया हमने, के इक्विवेलेंट। तो अगर इस लिहाज से हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? के इक्विवेलेंट इंटू क्या हो जाएगा? x। तो अगर इस लिहाज से देखें तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? F बाई के इक्विवेलेंट। एक काम करते हैं, तीनों को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तीनों को इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो क्या ऐसा आएगा क्या? F बाई के इक्विवेलेंट, x की जगह क्या हो जाएगा? F बाई के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू F बाई K1 प्लस F बाई K2। F कैंसिल कर देंगे तो क्या के इक्विवेलेंट का वैल्यू आया क्या? 1 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। क्या ये पैरेलल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद आ रहा है क्या कुछ? क्या इस तरह का फॉर्मूला आपने पहले नहीं पढ़ रखा है क्या? रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी आज के बाद कभी भी दो स्प्रिंग अगर दिख जाए तो दोनों को हटा के एक स्प्रिंग बना लो, और दोनों को हटा के एक स्प्रिंग बना लो तो सीरीज में कभी भी रहेगा तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा 1 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ये इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट नहीं है, मुझे हेल्प करेगा ये अभी आगे में। तो ये आपको पूरे सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, 11 12 के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसको साफ साफ लिखो, कहीं कोई दिक्कत है पूछते चलो, कुछ भी डाउट मन में आ रहा है पूछो। मंतशा अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए मंतशा। सर के इक्विवेलेंट फिर से बता देंगे क्या? मंतशा मैंने कहा एक काम करते हैं, दो स्प्रिंग्स है मेरे पास K1 K2 का, Yes, sir. दोनों को हटा के एक लगाओ,
जो सेम काम करे। सेम काम कैसे करे? तो आप जब पहले फोर्स लगा रहे थे, तो आपको जब फोर्स लगा रहे थे तो टोटल इलोंगेशन कितना मिल रहा था? x। x1 और तो मैंने एक ही स्प्रिंग लगा दिया, इसमें फोर्स कितना लगा रहा है? f, और इलोंगेशन कितना मिल रहा है? x। तो क्या इसके लिए इक्वेशन नहीं बन जाएगा? F इक्वल टू क्या हो गया? K इक्विवेलेंट इनटू x। याद करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता था वो यही तो होता था कि दोनों को हटा के एक लगा देंगे। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा मधुरेंद्र ने। मधुरेंद्र, आपने पूछा है कि सर अगर कंप्रेस होगा तो सेम फार्मूला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ है। तो ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों के लिए। तो आज के बाद याद रखना है कि कभी दो स्प्रिंग सीरीज में हम लगाएंगे तो उनका इक्विवेलेंट के जो होगा वो क्या होगा? 1/K1 + 1/K2 होगा। तो दिमाग में बिठा लेना है इसको, स्प्रिंग्स इन सीरीज। अर्पिता ने हैंड रेज किया। अर्पिता, कुछ पूछना चाहती हैं आप? अच्छा, ओके। गीतांजलि, आपका भी हैंड रेज है, कुछ पूछना चाहती हैं? जस्ट देख लें एक बार। श्रेया, आपको प्रीवियस स्लाइड देखना है श्रेया? ठीक है बच्चों, 10 सेकंड का टाइम दो, 10 सेकंड का टाइम दो, स्लाइड चेंज कर दे रहा हूं। श्रेया जल्दी लिख लीजिए। Say yes if done. Thank you. चलो बच्चों, हो गया? लिख लिया सबने? अगर लिख लोगे तो वी विल मूव टू पैरेलल। से यस इफ रिटन। लिख चुके होगे तो बताना। हमने सीरीज में पढ़ा कि जब दो स्प्रिंग सीरीज में लगेंगे तो उनका K इक्विवेलेंट होगा 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/K1 + 1/K2। फॉर्मूला दिमाग में बिठा लेना है बस। कार्तिक, समझ में आया? लिख तो लिया कार्तिक? समझ में भी आ गया है? अगला वाला सबको पता है हम क्या करने वाले हैं। सबको पता है कि अगला टॉपिक मेरा क्या है? स्प्रिंग्स इन पैरेलल। ठीक, दो स्प्रिंग लगा दिया है फिर से K1 और K2 का। अब पैरेलल में लगा दिया है दोनों को, है ना? अब दोनों स्प्रिंग्स को हमने पैरेलल में लगा दिया। अच्छा, एक बात बताओ, दोनों में हम फोर्स लगाएंगे तो क्या ये नहीं मानते हो कि दोनों में एक चीज तो सेम रहेगा? वो क्या रहेगा? दोनों सेम अमाउंट में ही नीचे आएगा, तो दोनों का एलोंगेशन सेम रहेगा। दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन क्या रहेगा? सेम। एलोंगेशन इज सेम। elongation same, but elongation भले सेम रहेगा लेकिन इस बार फोर्स डिफरेंट रहेगा। बच्चों उल्टा है ठीक पिछले वाले केस से। पिछले वाले केस से ठीक उल्टा है। elongation सेम बट फोर्स डिफरेंट। अब गौर से देखते हैं, इसका मतलब है कि इसमें फोर्स लगेगा F1 और इसमें फोर्स लगेगा F2। दोनों में अपना अपना फोर्स लगेगा।
यानी ये तय हो गया कि जो टोटल फोर्स होगा F जो बाहर लग रहा है वो F1 प्लस क्या होगा, F2। इज इट क्लियर? क्या टोटल फोर्स जो होगा वो F1 प्लस F2 होगा। लेकिन हमारे मन में सवाल आता है कि F1 होगा कितना। अगर मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं तो लिखूंगा F1 क्या होगा, पहले स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो K1 इंटू क्या हो जाएगा, X। F2 कितना होगा, दूसरे स्प्रिंग की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, K2 इंटू क्या हो जाएगा, X। बोलिए। और अगर हम दोनों स्प्रिंग को हटा दें, दोनों स्प्रिंग को हटा दें और दोनों के जगह एक ही स्प्रिंग लगा दें, इसमें K कितना है, K इक्विवेलेंट है, और बॉडी पे क्या लगा दे, फोर्स लगा दें विद X, तो क्या नहीं लिख सकते, F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इंटू कितना हो जाएगा X। पिछला वाला केस दोनों को हटा के एक लगा दिया है। किसी को यहां तक कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ। मैंने बोला कि सीधी सीधी बात मैंने कही कि आपका F जो था वो डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं F इक्वल्स टू लिखूं तो क्या होगा, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्वल्स टू F1 कितना होगा, K1 इंटू एक्स प्लस F2 कितना होगा, K2 इंटू एक्स। एक्स एक्स कैंसिल कर दिए तो मेरा कितना आ गया, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दो स्प्रिंग जब पैरेलल में लगेंगे तो जो इक्विवेलेंट के होगा वो K1 प्लस K2 होगा। इज दिस क्लियर? ठीक से समझ के लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं कि अगला मैं सिर्फ इसका यूज करूंगा फिर दोबारा डेरिवेशन नहीं होगा। एक्स्ट्रा ज्ञान आज के लिए इतना ही है, दिमाग लगाने वाला ज्ञान। मैं आपको पूरा डेरिवेशन जरूर बता रहा हूं। काम की चीज इसका एंड फॉर्मूला है, काम का चीज इसका एंड फॉर्मूला है। तो क्या ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, ये समझ में आ रहा है क्या? ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल की तरह है। पूछता था ना 10th में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ये इक्विवेलेंट के निकालने को पूछेगा। सब लोग इसको लिखे, कोई भी दिक्कत हो पूछे। इज इट क्लियर? सब लोग जल्दी नोट करें इसको। अरिजीत, हम लोग इस पे स्प्रिंग के सीरीज और पैरेलल के बीच पे जो क्वेश्चंस कह रहे हो हम लोग करा देंगे, मैं करा दूंगा उसमें, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। लेकिन हम लोग रॉड के सीरीज पैरेलल पे करेंगे अरिजीत, ठीक है। रॉड भी इसका यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको वैसे मैं करवा देता हूँ, कोई कोई टेंशन नहीं है। फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन तो इजी लगेंगे अजीत। मैं आप लोगों को स्प्रिंग के सीरीज पैरेलल पे कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, आप उसको देख लो। लिख लिया सबने? लिख लो तो बताओ।
अर्जु ने सवाल पूछा है कि सर फोर्स डिफरेंट होने का क्या मतलब है। अर्जु देखो, मैं कह रहा हूं कि जो भी आपने फोर्स लगाया है वो दो स्प्रिंग पे लग रहा है, ठीक? तो दोनों स्प्रिंग पे जो फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। तो आप जो फोर्स लगाए हो वही फोर्स ना दो पार्ट में डिवाइड होगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको अर्जु आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं इस बॉडी का ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो इस बॉडी पे क्या क्या लग रहा है, नीचे में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है F, ऊपर में क्या लग रहा है F1, और यहाँ पे क्या लग रहा है F2। क्या नहीं लग रहा है क्या, नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, F इक्वल्स टू क्या होना पड़ेगा, बोलिए क्लियर है क्या, इज इट क्लियर? अर्जु समझ में आ गया? चलो ठीक है, आई होप सबको सबने लिख लिया होगा स्प्रिंग्स इन पैरेलल। अब हम लोग इसका यूज पे बात करते हैं। दिमाग में लेके क्या चल रहा है, स्प्रिंग अगर सीरीज में होगा तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस k2। अगर पैरेलल में होगा तो k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू k1 प्लस k2। इज दिस क्लियर? मैं आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बच्चों एक सवाल आप लोगों ने पूछा कि सर कुछ क्वेश्चन करा दीजिए। मैं एक आध क्वेश्चन बड़ा बेसिक तरीके का देता हूँ, रॉड स्प्रिंग्स इन सीरीज पैरेलल का। आई होप आप सब लोग कर लेंगे। देखते हैं देखते हैं कितने लोगों से होता है ये। सब लोग फाइंड के इक्विवेलेंट, सब लोग उसको ट्राई करें, फाइंड के इक्विवेलेंट। मैं पार्ट रब कर दूंगा वैसे, मेरे को स्पेस चाहिए होगा। एक और क्वेश्चन देता हूं। दो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल दिया हूं, देखते हैं कितने लोगों से होता है। सब लोग ट्राई करें जल्दी से इन क्वेश्चंस को, उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे पढ़ते हैं। अर्जु ये बताओ कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है। फर्स्ट क्वेश्चन में सब लोग, ईशा मुझे गड़बड़ लग रहा है। अर्जु ने कहा कि सर K1 और K1 और K2 वाला जो है 1 और 2 जो है ये दोनों क्या है, सीरीज में है। बिल्कुल सही बात। और ये जो सीरीज में होगा वो K3 के क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो मैं तो सबसे पहले सीरीज वाला निकालने को कहूंगा। तो लिखो ऊपर वाले का कितना लिखोगे, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2, क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 by K1 into K2, 1/k इक्विवेलेंट
तो ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, के इक्विवेलेंट इक्वल्स हो जाएगा K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2। ऊपर वाले का पहले निकाल लो, पहले ऊपर वाले का निकाल लो। अब इसका आपको आ गया है K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2, और ये आपका है K3, और ये दोनों है पैरेलल में। तो अब टोटल के इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, प्लस K1 K2 बाई K1 प्लस K2। इसको कई तरीके से एक्सप्रेस करने का तरीका, मैं आंसर सही आरजू, अब मुझे तो ठीक ही लग रहा है आंसर, ठीक है आरजू, पंकज ठीक है आंसर, नहीं सलोनी गड़बड़ है, सलोनी गौर से देखो गलती कहां हुई है, ऊपर वाला दोनों सीरीज में है, ऊपर वाला दोनों सीरीज में है, और सीरीज का इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया कितना, K1 इंटू K2 बाई K1 प्लस K2, और नीचे का क्या है, K3 है। ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है, के इक्विवेलेंट ऐड हो जाएगा। दूसरे वाले का बताओ, ये हमारे इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट सवाल था तो मैंने बता दिया। अजीत हुआ क्या, समझ में आया क्या पहला वाला, देख के बताओ ना कि कौन सीरीज में कौन सा पैरेलल है ना, देख के बता सकते हो। ऊपर का दोनों सीरीज में दिख रहा है, ये तो इसको ऐसे सोचो ना कि रेजिस्टेंस होता तो क्या लिखते हैं, ऊपर का दोनों सीरीज में लिखते, नीचे वाला क्या होता, पैरेलल में होता। बिल्कुल सही अंजलि, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला वाला करो, तो अगला वाला था ट्रिक दिया हूं, अगला वाला नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन है। बताओ सीरीज है कि पैरेलल, थोड़ा दे, दो ही स्प्रिंग है, या तो सीरीज हो गया तो पैरेलल हो गया तो कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन मजेदार होगा कि सब लोग देखो सीरीज है कि पैरेलल, सीधा सवाल। पहले वाले में तो तीन तीन चार स्प्रिंग दे दिया, दूसरे वाले में तो खाली पूछ रहा हूं सीरीज की पैरेलल। आज के बाद एक से ज्यादा स्प्रिंग दिख जाए तो चेक करो सीरीज है कि पैरेलल है, कोई बताएगा। अंतशा कह रही है सीरीज में, अर्पिता ने कहा है सीरीज में भी नहीं है और पैरेलल में भी नहीं, ईशा ने कहा सीरीज में, ऐसे ही पता नहीं चलेगा। कितने लोगों को लगता है सीरीज में होगा, जस्ट रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि सीरीज में होगा। गुड गुड, वेरी गुड, काफी लोग कह रहे हैं सीरीज में होगा, काफी लोग कह रहे हैं सीरीज में होगा। कोई ऐसा भूला भटका इंसान है, अब सीरीज वाले अपना हैंड लो कर लो, किसी कोई भूला भटका इंसान है जो कहता है पैरेलल में होगा, कोई एक आध इंसान, कोई नहीं बचा, अनुष्का बची है अभी, अनुष्का को लगता है कि पैरेलल में होगा, और गीतांजलि को लगता है पैरेलल, गीतांजलि गलती से हैंड रेज नहीं है, कार्तिक को लगता है पैरेलल में होगा, एक्चुअली में अरिजीत को लगता है कि पैरेलल में होगा, अभी हाथ हटा लिया। दुख की बात है कि ये पैरेलल में है, ठीक है, ये पैरेलल में। अब ये दिमाग कैसे लगा पैरेलल में, इसको थोड़ा सोचते हैं। एक बात बताओ कि अगर मान लो कि हमने क्या किया कि हमने इसको पुश कर दिया इस तरफ, मैंने इसको इस तरफ x मीटर पुश किया, ठीक, x मीटर पुश किया, तो ये तो इसमें इलोंगेशन कितना हो गया, x, लेकिन क्या इसमें भी इलोंगेशन x ही हुआ क्या, क्या दोनों में अगर इलोंगेशन सेम रहेगा तो क्या कहानी ये वाला नहीं हो जाएगा, पैरेलल वाला इलोंगेशन सेम, इलोंगेशन सेम वाली कहानी नहीं हो गई। और एलोंगेशन कभी सेम हो मतलब कि स्प्रिंग क्या है, पैरेलल में है, और पैरेलल में जब होगा तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2। एग्री क्या, बोलो बच्चों, बात पल्ले पड़ी। मैंने कहा कि एक बॉडी को इधर थोड़ा खिसकाओगे x मीटर तो दूसरा वाला भी x ही बढ़ेगा, दोनों में इलोंगेशन सेम, तो सेम का इलोंगेशन का मतलब क्या, पैरेलल। क्या कहानी क्लियर है, कहानी समझ में आया, सेठ समझ में आया कहानी, अली आया समझ में कहानी। श्रेया ने कहा रिपीट कर, श्रेया मैं कह रहा हूं कि भाई एक स्प्रिंग को पहले वाले को एक x मीटर कंप्रेस किया, इसको इधर पुश किया x मीटर, ठीक, एक तरफ खींचा x मीटर को, तो दूसरा वाला स्प्रिंग कितना खींचा है,
वो भी तो 1 मीटर खींचा है, तो दोनों में x मीटर ही कंप्रेस हुआ है, तो दोनों का एलोंगेशन सेम है, मतलब क्या है, पैरेलल होगा। क्लियर है श्रेया? ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं पूरे को, और आप लोग इसको वीडियो से देख लीजिएगा अगर कोई देखना होगा तो। अब मैं आता हूं अपने काम के टॉपिक पे, जो हमारा मेन, जिसके लिए हम इतनी कहानी पढ़े, स्प्रिंग स्प्रिंग सारा लेके आए, हम उसी के लिए लेके आए हैं, तो हम उसको अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन मकसद वही था कि आखिर रॉड सीरीज में होगा तब क्या होगा। अगर रॉड सेम होगा तो मैं तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाने वाला हूं, मैं तो सीधा बोलूंगा कि रॉड भी कैसा बिहेव करता है, रॉड भी बिहेव करता है स्प्रिंग के तरह ही। जब रॉड बिहेव करता है स्प्रिंग के तरह ही, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मेरा रॉड का 2 पार्ट है। एक तो रॉड का मान लेते हैं क्या, ये L1 है, और ये रॉड क्या है, L2 है। बिल्कुल सही सिमरन। दोनों का एरिया मान लेते हैं A है। क्रॉस सेक्शन एरिया सीरीज में क्या ले लिया हमने, A। एक का गामा मान लिया गामा 1, और एक का मान लिया गामा 2। दो मटेरियल, दो रॉड सीरीज में लगा दिया है। जब दो रॉड सीरीज में लगाएंगे तो आपको इतना तो पता ही है कि स्प्रिंग के तरह ये बिहेव करेगा। और जब स्प्रिंग के तरह बिहेव करता है कोई चीज अगर स्प्रिंग के तरह बिहेव करता, एक जस्ट कोई चीज अगर स्प्रिंग के तरह बिहेव करता है, तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, या कह सकते हैं 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होता है, 1/k1 प्लस 1/k2। अगर कोई दो रॉड रॉड अगर स्प्रिंग की तरह बिहेव करना है, तो स्प्रिंग सीरीज का फॉर्मूला है 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस k2। अब सवाल उठता है कि k1 कितना होगा, तो मैं तो k1 के फॉर्मूला a याद करो, a गामा बाई एल होता था, a गामा बाई एल, तो गामा 1/L1 लिख देते हैं। कोई मेरे से पूछेगा कि k2 कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, a गामा 2/L2। लेकिन जो सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि के इक्विवेलेंट कितना होगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दोनों रॉड को हटा दूंगा और दोनों रॉड के जगह एक ही रॉड ले लूंगा। ठीक है, एक ही रॉड ले लूंगा, जिसका लेंथ जो होगा वो क्या होगा, L1 प्लस L2 होगा। ठीक, एरिया उसका क्या रहेगा, ए रहेगा, और इसका गामा जो रहेगा वो क्या रहेगा, गामा इक्विवेलेंट रहेगा। याद रखिएगा, गामा इक्विवेलेंट, दोनों मेटेरियल का गामा क्या लेंगे हम लोग, गामा इक्विवेलेंट, याद रखिएगा। तो अगर इसका हम लोग के इक्विवेलेंट निकालने जाए, अगर हम लोग इसका अगर के इक्विवेलेंट निकालने जाए, तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ए इंटू गामा इक्विवेलेंट इंटू L1 प्लस L2। मैं फिर से बोल रहा हूं, सवाल ध्यान से देखो, दो रॉड है, हर रॉड का अपना के है, के का फॉर्मूला हमने आज ही निकाला है, के क्या होता है, दो रॉड से दोनों का अपना अपना के है। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया, एक इक्विवेलेंट रॉड ले लिया, इक्विवेलेंट रॉड, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था, ऐसे दोनों की जगह इक्विवेलेंट रॉड ले लिया हमने। इक्विवेलेंट रॉड लिया तो लेंथ जोड़ दिया, एरिया सेम रखा, दोनों का सेम ही था, और गामा के जगह क्या ले लिया, गामा दो मेटेरियल का मिलाया है, तो गामा क्या ले लिया, इक्विवेलेंट ले लिया। तो क्या बच्चों हम अब इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, क्या हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, अब इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, 1/k इक्विवेलेंट, 1/k इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, k इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, a गामा इक्विवेलेंट बाई L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 1/k1, k1 का वैल्यू कितना होगा, L1 बाई a इंटू गामा 1 प्लस L2 बाई a इंटू गामा 2। तो सब में एरिया कैंसिल कर दें तो फॉर्मूला आता है L1 प्लस L2 बाई गामा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 बाई गामा 1 प्लस L2 बाई गामा 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गामा इक्विवेलेंट। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको सवाल पूछा जाने वाला है वो पूछा जाने वाला है गामा इक्विवेलेंट, कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो याद रखना, ये कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग रहोगे तो कोई इस तरह का कभी 2 रॉड वाला सवाल आ जाएगा तो बन जाएगा। सिंगल रॉड के सवाल दुनिया भर के हमने क्लास में किया है। हम बात कर रहे हैं जब एक से ज्यादा रॉड होगा तो कैसे ट्रीट करेंगे। अगर एक से ज्यादा रॉड होगा, 2 रॉड सीरीज में लग गया होगा, तो उसको वो सीरीज में क्या लेंगे, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। इसी को समझने के लिए हमने इतना मेहनत किया था। बच्चों लिख लिया है? जो मेरा आधे घंटे का टॉपिक रह जाएगा इसमें, कल हम लोग हीट शुरू कर रहे थे कंबाइंड, तो कल आप मुझे शाम में आधे घंटे का टाइम दे दो। कल शाम में हाफ एन आवर टाइम लूंगा आप लोग से, और ये वाला टॉपिक मैं खत्म करूंगा आज 5 मिनट में। अभी जितना हम लोग कर सकते हैं पुश कर देते हैं। रॉड्स इन सीरीज पैरेलल हो जाएगा, लेकिन एक एनर्जी बच गया है जो छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, तो उसको हाफ एन आवर टाइम लेके मैं पूरा कवर कर दूंगा कल शाम में, ठीक है। और कल मॉर्निंग में हम लोग हीट शुरू करेंगे, ठीक है। We'll take half an hour tomorrow in evening. माताशा, कल ही डिस्कशन भी कर लेंगे ना, कल ही डिस्कशन भी कर लेंगे। कल जब टाइम दे ही रहे हैं तो कल डिस्कशन भी कर लेंगे। जो डिस्कशन वाला पार्ट है वो भी कल कर लेंगे, और जो पार्ट ये भी है वो खत्म कर लेंगे। बिल्कुल छोटा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल उसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे। कल दोनों काम हो जाएगा हमारा। कल मैं शाम में आप लोग को दूंगा। अब हम लोग शुरू करेंगे श्रेया, हम लोग इसके मॉडल के क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करेंगे। इस वीक के अंत तक हम लोग करते रहेंगे। अब हमारा डिस्कशन चलता रहेगा अलग से। स्लाइड थोड़ा ऊपर करो बच्चों। मैं यहीं तक रहने देता हूं आज, मैं आज यहीं तक रहने देता हूं, रॉड्स इन सीरीज तक। अगले दिन रॉड्स इन पैरेलल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ हम देंगे, ठीक है। अर्पिता, टेस्ट ऑनलाइन मोड में होगा। टेस्ट विल बी इन ऑनलाइन मोड, बट इफ यू वांट टू गिव इन ऑफलाइन मोड, सेंटर विल बी ओपन, विल रिमेन ओपन, ठीक है। पर मुझे पता है कि टेस्ट के दिन लोग ऑनलाइन रहना बेटर फील करते हैं, ना तो मैं समझता हूं, है ना। खैर, बट कोई नहीं बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। रॉड्स इन सीरीज में पैरेलल रह गया, अपना पैरेलल रह गया और अपना एनर्जी रह गया। हाफ एन आवर का कल टाइम इवनिंग में दूंगा। कल वर्क एनर्जी पार्ट का डिस्कशन के लिए भी कल डीएसएस टाइम दूंगा कल शाम में। तो कल हमारा 1-1.5 घंटे का सेशन शाम में भी लगेगा, ठीक है। तो अपना दिमाग और इंटरनेट दोनों कल शाम के लिए बचा के रखें थोड़ा सा, ठीक है ना। दोनों चीज, दिमाग भी और इंटरनेट भी। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, आज के लिए इतना ही। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमारा कल खत्म होगा। थोड़े बड़े टॉपिक जो है वो कल मैं आपको स्लाइड अपलोड कर दूंगा। स्लाइड, नोट, वीडियो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। होप समझ में, होप आप बच्चों पहली बार ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, होप समझ में आया होगा। कार्तिक हैंडल्स कर रहा है। कार्तिक कुछ कहना चाहता है? कार्तिक क्या हुआ? हेलो सर, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है बिल्कुल। कार्तिक बोलो। सर मैं एक लास्ट वाला जो शुरुआत में था ना, तो वो सर टॉपिक हम सर लिख नहीं पाए थे सर, तो वो पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगा ना? तुरंत 10-15 मिनट के अंदर सारे नोट्स और सारे वीडियोस अपलोडेड हो गए, ठीक है। ठीक है नोट्स सर, आपको थैंक यू। वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा बहुत के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है।
राहुल हैंडरसन, राहुल, हाँ राहुल बोलो, तुमको शुरुआत के टॉपिक में दिक्कत थी। यस सर, स्टार्ट वाला टॉपिक में सर दिक्कत है सर, चलो वो वाला बता तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ क्लास का, ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं, जिनको डाउट है वो रुके सर।